हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास +2 का एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अगला टॉपिक करेंगे। तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपने पिछले वीडियो के अंदर पढ़ा था कि व्हाट डू मीन बाय एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, व्हाट डू मीन बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और अकॉर्डिंग टू कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2013 के अनुसार व्हाट आर द प्रोविजन एप्लीकेबल फॉर फाइनल अकाउंट, प्रिपेयरिंग ए फाइनल अकाउंट, जिसके अंदर आपने बैलेंस शीट का फॉर्मेट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट भी देखा और कौन सी वेरियस आइटम किस हेड के अंदर आती है वो सारी चीजें आपने देखी। आज की वीडियो के अंदर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो टाइप्स हैं उनका मीनिंग्स क्या है और साथ साथ में उनके ऑब्जेक्टिव और इम्पोर्टेंस क्या है, और आप पढ़ेंगे कि व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिमिटेशंस क्या वो भी आप पढ़ेंगे। तो व्हाट डू मीन बाय फाइनल अकाउंट वो आप लोगों ने पढ़ा, पर उसमें जो उसका टाइप्स है कि व्हाट डू मीन बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आप क्या समझते हैं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज आल्सो कॉल्ड इनकम स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज आल्सो कॉल्ड इनकम स्टेटमेंट। The statement which tells you about the profitability condition of the business is called स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसे जनरली 4 भागों में बांटा जाता है: मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो कई बार आपसे पूछते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये 4 प्रकार के होते हैं: मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एक प्रकार का ऐसा अकाउंट होता है जो आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बताता है। Account which is prepared by the manufacturing company to know the cost of production of the business। कि अगर आप व्यवसाय की उत्पादन की लागत को जानना चाहते हैं तो प्रत्येक व्यापारी वर्ष के अंत में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाता है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां वे कंपनियां होती हैं which convert their raw material into finished goods। वे कंपनियां जो कच्चे माल को पक्के माल में परिवर्तित करने का कार्य करती हैं। वे कंपनियां ट्रेडिंग अकाउंट के से पहले जो है वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाती हैं, और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आपको व्यवसाय की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बताता है। उसके बाद दूसरा अकाउंट है ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट टेल्स यू अबाउट द ग्रोस प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोस लॉस पोजीशन ऑफ द बिजनेस। एक प्रकार का ऐसा खाता जो वर्ष के अंत में आपको व्यवसाय के सकल लाभ और सकल हानि के बारे में बताता है। इसके डेबिट में ओपनिंग स्टॉक, परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को शामिल किया जाता है, जबकि क्रेडिट साइड में सेल और क्लोजिंग स्टॉक को शामिल किया जाता है। यदि क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड के टोटल से ज्यादा आता है तो आपके पास ग्रोस प्रॉफिट आता है, और यदि डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के टोटल से ज्यादा आता है तो आपके पास ग्रोस लॉस आता है। उसके बाद आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टेल्स यू अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी कंडीशन ऑफ द बिजनेस। तो क्योंकि एक प्रकार का ऐसा खाता जो वर्ष के अंत में व्यवसाय के नेट प्रॉफिट और नेट लॉस के बारे में बताता है। यदि क्रेडिट साइड का टोटल, क्योंकि इसके अंदर सबसे पहले ग्रोस प्रॉफिट लेते हैं, उसके बाद उसकी जितनी भी इनकम वो क्रेडिट साइड लेते हैं। डेबिट साइड में जितने भी खर्चे हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, उनको ले लिया जाता है, और यदि क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड के टोटल से ज्यादा आता है तो आपको प्रॉफिट आता है, और यदि डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के टोटल से ज्यादा आता है तो आपको नेट लॉस आता है। उसके बाद आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो लाभ हानि का किस प्रकार से सभी साझेदारों के बीच में या बिजनेस में अगर सोल ट्रेडरशिप है तो उसका किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, उसमें से कितना हिस्सा जो है बिजनेस में रिटेन करके रिजर्व के रूप में रखा जाएगा। इन सारी बातों को जानने के लिए लाभ हानि नियोजन खाता बनाते हैं। दैट मीन्स की लाभ हानि खाते का किस प्रकार से विभाजन किया जाए, उसमें से कितना हिस्सा जो है रिजर्व में रखा जाए, इस बात को जानने के लिए आप जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो इस प्रकार से ये 4 प्रकार के थे। उसके बाद आज अब हम इसके पढ़ेंगे कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इनकम स्टेटमेंट की। ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके इनकम स्टेटमेंट के या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की इंपॉर्टेंस और ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो सबसे पहली बात क्या आती है कि इसकी ऑब्जेक्टिव्स हैं टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का मेन मोटिव होता है ये आपको डिटरमाइन करता है। डिटरमाइन आप शब्द तब यूज करेंगे यदि आप जो है इसके ऑब्जेक्टिव लिख रहे हैं। अगर इंपॉर्टेंस लिख रहे हैं तो हेल्पफुल टू नो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, आप हेल्पफुल शब्द का भी उपयोग करेंगे, अदरवाइज एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सेम है। तो क्योंकि आपको पता भी होना चाहिए भी आप क्या चीज बना रहे हैं। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा तो आप डिटरमाइन शब्द का प्रयोग करेंगे कि ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का निर्धारण करता है। दैट मीन्स की इट इज हेल्पफुल टू नो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तब लिखेंगे यदि आप इंपॉर्टेंस लिख रहे हैं। तो इंपॉर्टेंस और ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सी डिफरेंस आप क्रिएट करके इसको आप लिखेंगे।
तो क्वेश्चन राइज हियर कि डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की सबसे पहले जो है ये क्या है कि आपको व्यवसाय की जो लागत है उसका निर्धारण करने में आपकी सहायता करता है कि आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जैसे आप लोगों को भी बताया कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने के बाद आपको व्यवसाय की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पता लगता है। उसके बाद नंबर 2 बात, टू डिटरमाइनिंग द ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस ऑफ द बिजनेस, कि अगर आप व्यवसाय की ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस को जानना चाहते हैं तो आप इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। दैट मीन्स कि अगर आप ग्रोस प्रॉफिट बनाते हैं तो इट टेल्स यू अबाउट द ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस ऑफ द बिजनेस, कैसे आता है वो आपको बताया था अभी। उसके बाद टू डिटरमाइन द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ द बिजनेस, ये व्यवसाय की नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को जानने में भी आपकी सहायता करता है, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट को बनाने का मेन मोटिव ये होता है क्योंकि ईच एंड एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव होता है टू नो द प्रॉफिटेबिलिटी कंडीशन ऑफ द बिजनेस, कि आप व्यवसाय की लाभ हानि और वित्तीय स्थिति को जानना चाहते हैं। लाभ हानि को जानने के लिए आप वर्ष के अंत में, आप सभी जानते हैं, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस अकाउंट बनाते हैं। इसका मतलब है कि इनकम स्टेटमेंट आपकी हेल्प करती है टू डिटरमाइन द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ द बिजनेस। उसके बाद अगला है टू डिटरमाइनिंग द ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। ईच एंड एवरीबॉडी नो कि अगर आप व्यवसाय की ऑपरेटिंग कॉस्ट को जानना चाहते हैं या फिर दूसरे शब्दों में आप ऑपरेशनल एफिशिएंसी को जानना चाहते हैं, व्यवसाय की संचालन क्षमता का अनुमान लगाना चाहते हैं, इसके लिए भी जो है आप नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को यानी कि इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद टू नो द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस, ये कहा जाता है कि अगर आप व्यवसाय की ओवरऑल एफिशिएंसी को भी जानना चाहते हैं तो इसके लिए भी आप इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। इसके लिए हम कंपैरिजन एनालिसिस या एस्टिमेटेड और जो आपका एक्चुअल होता है उससे परफॉर्मेंस करने के बाद ओवरऑल एफिशिएंसी का भी अनुमान लगाते हैं। उसके बाद अगला जो है कंपैरिजन एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द डिजायर परफॉर्मेंस। आप सभी जानते हैं कि व्यवसाय में हमारी बहुत सारी कुछ इच्छाएं होती हैं और हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को भी देखते हैं। एक्चुअल परफॉर्मेंस से अगर डिजायर परफॉर्मेंस की तुलना करने में भी जो है इनकम स्टेटमेंट आपकी सहायता करती है। तो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ये सोचकर चलती है कि व्यवसाय में इतना प्रॉफिट होगा और व्यवसाय में एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या आती है उसके आधार पर जो है इस बात का अनुमान लगाया जाता है। तो कंपैरिजन करते हैं हम एक्चुअल परफॉर्मेंस का डिजायर परफॉर्मेंस के साथ। तो ये थी आपकी इनकम स्टेटमेंट की क्या क्या आपके ऑब्जेक्टिव है और क्या इंपॉर्टेंस है, जिसमें आप लोगों ने बड़ा डिटेल में इसको पढ़ा। तो क्वेश्चन क्योंकि जैसे आप लोगों को पता बड़े सिंपल क्वेश्चन आते हैं कई बार पेपर में और हम इन सिंपल क्वेश्चन को इग्नोर कर देते हैं। जैसे कई बार आपसे पूछा जाता है कि इनकम स्टेटमेंट के टाइप्स क्या हैं, कई बार पूछा जाता है कि व्हाट डू मीन बाय इनकम स्टेटमेंट एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव और इंपॉर्टेंस ऑफ इनकम स्टेटमेंट। तो एक सीरीज से इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा, दूसरी सीरीज से पूछा जाएगा बैलेंस शीट का। तो व्हाट डू मीन बाय बैलेंस शीट, बैलेंस शीट से आप क्या समझते हैं? बैलेंस शीट इज आल्सो कॉल्ड इकोनॉमिक शीट, इट इज आल्सो कॉल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट स्टेटमेंट व्हिच टेल्स यू अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, जो वर्ष के अंत में आपको व्यवसाय की वित्तीय स्थिति के बारे में बताती है। व्हिच टेल्स यू अबाउट द असेट लायबिलिटी कैपिटल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अगर इसकी विशेषताओं की बात करें तो ये बोलते हैं कि इट इज एन स्टेटमेंट, इट इज नॉट एन अकाउंट। ये एक स्टेटमेंट है, एक अकाउंट नहीं है। इसमें ये वर्ष के अंत में बनाई जाती है। ये व्यवसाय में असेट लायबिलिटी कैपिटल की पोजीशन के बारे में बताती है। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं थी। उसके बाद इसका अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं बैलेंस शीट। तो आप सभी जानते हैं कि बैलेंस शीट को बनाने का जो मेन मोटिव होता है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने का जो मेन मोटिव होता है, जो ऑब्जेक्टिव होती है, वो होती है टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। आप वर्ष के अंत में व्यवसाय की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जानना चाहते हैं। दैट मीन्स इट डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। एंड द सेकंड इज टू डिटरमाइन द असेट लायबिलिटी कैपिटल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ये व्यवसाय की असेट लायबिलिटी और कैपिटल की पोजीशन क्या है उसको डिटरमाइन करने में आपकी सहायता करती है। इट इज आल्सो हेल्पफुल टू नो द परफॉर्मेंस ऑफ योर बिजनेस एज कम्पेयर टू अदर बिजनेस, या आपकी व्यवसाय की फाइनेंशियल पोजीशन जो है अदर बिजनेस की तुलना में जो है आपके असेट दूसरे बिजनेस की तुलना में सॉलिड है या कैसे है, या आपकी लायबिलिटी लिमिटेड है, आपकी वर्किंग कैपिटल पोजीशन क्या है, आपकी डे टू डे कैपिटल क्या है जिसके आधार पर आप बिजनेस करते हैं। क्योंकि वर्किंग कैपिटल इज द डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। यदि बिजनेस के करंट एसेट करंट लायबिलिटी से ज्यादा है, दैट मीन्स द वर्किंग पोजीशन ऑफ द कंपनी इज वेरी गुड साउंड। ये कहा जाता है कि सेटिस्फैक्टरी मानी जाती है इफ द आपके जो करंट एसेट है वो करंट लायबिलिटी से ज्यादा है। तो ये कुछ इसकी ऑब्जेक्टिव और इम्पोर्टेंस है। तो उसके बाद हम जो है ऑब्जेक्टिव और इम्पोर्टेंस की अगर बात करें, इसका जो अगला क्वेश्चन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार बहुत सिंपल क्वेश्चन आपको आता है कि एक अच्छी वित्तीय विवरण के अंदर कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए।
व्हाट आर द एसेंशियल ऑफ ए गुड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ध्यान रखें क्योंकि जैसे एक समय चला हुआ है, आपको क्वेश्चन जो है बड़े सिंपल आएंगे, परंतु क्वेश्चन सिंपल आने के साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखें आप कि आपको उन क्वेश्चनों को बड़ा ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं कि छोटे क्वेश्चनों में या सिंपल क्वेश्चन में जो है बहुत बड़ी गलती कर देते हैं और वो गलती आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाती है। तो इसलिए इस बात का भी ध्यान रखें कि सिंपल क्वेश्चनों को याद रखना भी यदि कोई मुश्किल काम नहीं है, परंतु उनको उनके ओर ध्यान देना जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो बात आती है कि व्हाट डू मीन बाय एसेंशियल ऑफ ए गुड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि एक अच्छे वित्तीय विवरण के अंदर कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। नंबर 1 सिंप्लिसिटी। आप सभी जानते हैं कि वित्तीय विवरण इतने सिंपल और स्पष्ट होने चाहिए ताकि एक साधारण व्यक्ति जो भी, क्योंकि आप सभी जानते हैं देयर आर लॉट ऑफ यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, बहुत सारे प्रयोगकर्ता होते हैं, उनमें से कुछ प्रयोगकर्ता होते हैं जो बहुत नॉलेज वाले होते हैं, परंतु कुछ प्रयोगकर्ताओं की नॉलेज जो है उतनी ज्यादा नहीं होती है। तो इसलिए ये कहा जाता है कि इतने सिंपल होने चाहिए कि प्रत्येक प्रयोगकर्ता के लिए इसका उपयोग हो। तो इसलिए ये कहा जाता है कि इसमें सिंप्लिसिटी होनी चाहिए। नंबर 2, इसमें राइट टाइम में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होने चाहिए वो इतने इस तरह से वेल प्रिपेयर कर देने चाहिए कि टाइमली इंफॉर्मेशन देते हो, क्योंकि इफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डज नॉट प्रोवाइड द टाइमली इंफॉर्मेशन दैट इज यूजलेस। तो इसका मतलब है कि राइट टाइम पर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार हो जाने चाहिए, चाहे वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, चाहे वो बैलेंस शीट है, चाहे अन्य कोई भी महत्वपूर्ण प्रलेख है जो आप बनाना चाहते हैं, तो वो जो है राइट टाइम पर आपको प्रिपेयर होने चाहिए ताकि इसकी उपयोगिता जो है बनी रहे। नंबर 3 बात जो है ये कहा जाता है कॉम्प्लायंस विद द लीगल रिक्वायरमेंट। ईच एंड एवरीबॉडी नो कंपनी के अनुसार तो बहुत सारी लीगल रिक्वायरमेंट आपको पूरी करनी पड़ती है और ये लीगल रिक्वायरमेंट पूरी होनी भी चाहिए। जैसे कि बैलेंस शीट जो है फॉर्मेट के अनुसार होनी चाहिए, तो एज पर देयर फॉर्मेट होनी चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट दिया है तो उस फॉर्मेट के अनुसार होना चाहिए। और देयर आर सम अदर लीगल फॉर्मेलिटीज व्हिच आर अडॉप्टेड बाय ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशंस, वो सारी लीगल फॉर्मेलिटी भी आपकी होनी चाहिए। उसके बाद अगला जो है वो है जी अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ये कहा जाता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, गैप जिसको आप बोलते हैं, इट मस्ट बी अडॉप्टेड बाय ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन। ये कहा जाता है कि जब भी आप लेखांकन का कार्य करें तो लेखांकन के कार्य में चाहे आपने एक रूपता लानी हो, चाहे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो, चाहे अकाउंटिंग प्रिंसिपल हो, यूनिफॉर्मिटी भी तभी जो है वो संभव है यदि आपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल को एज इट इज अडॉप्ट किया है जैसे वो लेखा पुस्तकों में दिए गए हैं। तो ये कहा जाता है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल को अडॉप्ट करना भी जो है इसके अंदर बहुत जरूरी है, क्योंकि लेखांकन तभी जो है वो महत्वपूर्ण माने जाते हैं और तभी अच्छे माने जाते हैं यदि वह अकाउंटिंग प्रिंसिपल को अडॉप्ट करते हैं। तो इसका मतलब है कि इसमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी होने चाहिए। उसके बाद जो है डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर का मतलब होता है प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर, जिसको आप बोल सकते हैं पूर्ण प्रकटीकरण का सिद्धांत। तो लेखांकन का कार्य करते समय आपको कोई भी मद जो है जो लेखांकन के लिए महत्वपूर्ण है उसको स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। अगर कोई मद ऐसी भी लगती है कि कम महत्वपूर्ण है परंतु उसकी इंपॉर्टेंस जो है फ्यूचर में हो सकती है, तो उसे सोर्सेज के रूप में या फुटनोट के रूप में अवश्य दिखाना चाहिए, क्योंकि ये कहा जाता है कि यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो लेखांकन की उपयोगिता जो है वो फिर कम हो जाती है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर जो आपका है उसको भी आपको अपनाना चाहिए। उसके बाद ऑथेंटिक, ईच एंड एवरीबॉडी नो द फाइनेंशियल स्टेटमेंट which shown in the books of account must be supported by any authentic document. That means कि जो वित्तीय विवरण व्यवसाय के लेखा पुस्तकों में दिखाए गए हैं वो किसी ना किसी अथेंटिक डॉक्यूमेंट के द्वारा जो होने चाहिए वो सपोर्ट होनी चाहिए। जैसे कोई चीज आपने लिखी है उसका बिल वोचर आपके पास होना चाहिए, रिसिप्ट आपके पास होनी चाहिए। दैट मीन्स कि ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट मस्ट बी सपोर्टिंग बाय एनी रिटन डॉक्यूमेंट। इट इज वेरी मच क्लियर हियर कि अथेंटिसिटी होनी चाहिए जिस भी डॉक्यूमेंट को आप रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद अथेंटिसिटी के बाद है रेलेवेंट टू द पर्पस, उद्देश्य के अनुरूप। इट इज वेरी मच हियर क्लियर दैट कि द ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ऑब्जेक्टिव होता है और जो भी आप लेखांकन का कार्य करते हैं वह रेलेवेंट टू द पर्पस होना चाहिए, उद्देश्य के अनुरूप होना चाहिए। यदि आप उद्देश्य से भटकते हैं तो इसका मतलब है कि फिर भी आप लेखांकन गुड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए गुण नहीं माने जाते हैं। तो इसका मतलब है कि जो भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए वो रेलेवेंट टू द पर्पस होने चाहिए, उद्देश्य के अनुरूप होने चाहिए। उसके बाद अगला जो है आपका वह है कंप्लीट एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। ये बोलते हैं कि जो व्यवसाय के जितने भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट हों वो कंप्लीट हो और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देने वाले हों। अधूरी और अस्पष्ट सूचनाएं जो होती हैं वो लेखांकन के लिए खतरनाक हो सकती हैं। जैसे बोलते हैं लिटिल लर्निंग इज डेंजरस थिंग। इसी प्रकार से ये कहा जाता है कि लेखांकन के अंदर जो है जो भी सूचनाएं आपको मिले वो कंप्लीट मिले और एक्यूरेट हो
और जिसमें किसी प्रकार की संशय की कोई भी संभावना नहीं हो, दैट मीन्स किसी प्रकार का सस्पेंस आपको ना हो। तो ये भी जो है इसके अंदर बहुत जरूरी है। उसके बाद ये कहा जाता है कि कंपेरेबिलिटी, अकाउंटिंग जो है जितने भी आपके स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट तैयार की जाए या फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार की जाए, वह जो है कंपेरेबल होनी चाहिए। कंपैरिजन दो प्रकार का होता है, एक अपना फर्म का दूसरी फर्म के साथ, या फिर अपनी फर्म का पिछले वर्ष के डाटे के साथ। तो जितने भी वित्तीय विवरण तैयार किए जाएं वह कंपेरेबल होने चाहिए, ताकि आपको एक्चुअल परफॉर्मेंस का पता लगे। आप व्यवसाय में प्रॉफिट कमा रहे हैं या व्यवसाय में लॉस हो रहा है, आपको दूसरे बिजनेस की तुलना में आप कहाँ स्टैंड है, आपका बिजनेस प्रोग्रेस कर रहा है, आपका बिजनेस डाउनफॉल की ओर जा रहा है। इस बार सारी बातों को जानने के लिए कंपैरेटिव एनालिसिस आल्सो होना चाहिए। वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करते समय, वित्तीय विवरण बनाते समय ये कंपैरेटिबिलिटी होनी चाहिए। उसके बाद आप सभी जानते हैं फैसिलिटेट एनालिसिस, विश्लेषण करने में सहायक होना चाहिए। आपने वित्तीय विवरण बनाया परंतु आप उसका विश्लेषण ना कर पाए, जिसके आधार पर आप कोई प्री फोरकास्टिंग ना कर पाए, आप कोई प्लानिंग ना कर पाए, आप कोई कंट्रोलिंग का कोई आइडिया ना दे पाए, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इसलिए बोलते हैं फैसिलिटेट होना चाहिए एनालिसिस करने में, तो विश्लेषण करने में भी ऐसा होना चाहिए। उसके बाद है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, टू कीप ए सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। ईच एंड एवरीबॉडी नो अकाउंटिंग का ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि व्यावसायिक लेन देन को नियमित व सुव्यवस्थित ढंग से लिखा पुस्तकों में लिखना। अरे सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होनी चाहिए कि मान लो फॉर एग्जांपल ट्रेडिंग अकाउंट है, इससे पहले मैन्युफैक्चरिंग बनाना है, क्योंकि कंपनी जो है कच्चे माल को पक्के माल में परिवर्तित करने का कार्य भी करती है, तो इसका मतलब है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, फिर ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और फिर बैलेंस शीट। उल्टा नहीं करना है कि भी आप कोई स्टेप पहले अपनाएं। जैसे अकाउंटिंग का एक अरेंजमेंट करने का तरीका भी, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड का तरीका भी है कि पहले आप जनरल करते हैं, फिर लेजर करते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। तो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होनी चाहिए वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करते समय भी। तो इसमें ये भी आप ध्यान रखें। उसके बाद ऑडिटेड, ये जो है मस्ट बी ऑडिटेड बाय एनी ऑथेंटिक अथॉरिटी। इस बात का ध्यान रखें कि व्यावसायिक वित्तीय विवरण जो होने चाहिए वो ऑडिटेबल भी होने चाहिए। इट मस्ट बी ऑडिटेड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट और द पर्सन हु हैव पावर टू ऑडिट द अकाउंट। तो यहाँ क्लियर सी इंडिकेशन है। यहाँ पर इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें कि जितने भी वित्तीय विवरण होने चाहिए वो ऑडिटेबल होने चाहिए और एक किसी अथेंटिक अथॉरिटी द्वारा जो है ऑडिट किए जाने चाहिए। तो ये था ये हमारा आज का जो टॉपिक था, जिसमें हमने इनकम स्टेटमेंट के बारे में बड़ा डिटेल में पढ़ा, फिर हमने बैलेंस शीट के बारे में पढ़ा, फिर हमने पढ़ा कि एक अच्छे वित्तीय विवरण के अंदर कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।